गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बढ़िया स्कूल है, उसके द्वारा आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज का लाभ है वो मिल रहा है। उन ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों में कक्षा 11 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो तीसरा अध्याय है वो आज से शुरू हो रहा है, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व। हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। यह पाठ है वो यहाँ से शुरू होता है। इस पाठ की शुरुआत है वो चुनाव और लोकतंत्र से होती है। तो चुनाव है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, या लोकतंत्र में चुनाव बहुत आवश्यक है। तो आइए हम अपने में से चुनाव और प्रजातंत्र के 2 प्रश्न पूछ के शुरुआत करते हैं। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या नहीं। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? जैसे चीन जैसे देश में जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे चुनाव नहीं होते, और जहाँ पर लोकतंत्र वहाँ पर चुनाव निश्चित तौर पर होंगे। तो जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर चुनाव होंगे, और जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर चुनाव नहीं हो सकते। तो क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। और क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? जिन जिन देशों में राजा महाराजाओं या चीन जैसे देश हैं, जहाँ पर गल्फ कंट्री या अरब देश है, जहाँ पर चुनाव नहीं होते, जहाँ पर राजा महाराजा रजवाड़ों का शासन, आज भी प्रिंस का शासन चल रहा है, क्या वहाँ पे चुनाव होता है? नहीं, कदापि नहीं। इसी प्रकार क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। लोकतंत्र का आवश्यक गुण है चुनाव होना, चुनाव का समय पर होना, तभी लोकतंत्र सशक्त और मजबूत रह सकता है। तो बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता। और क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? नहीं। जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, चीन जैसे देशों में, वहाँ हम लोकतंत्र या चुनाव के बारे में कितना पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते। जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं है, जहाँ पर वोटिंग नहीं होती, जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, या जहाँ पर तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, या जहाँ पर प्रिंस या राजाओं का शासन है, उन देशों में चुनाव नहीं हो सकता। तो दुनिया में सबसे जो बड़ा विशाल देश है जनसंख्या की दृष्टि से चीन, वहाँ पर चुनाव नहीं होते क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र का सबसे प्रमुख गुण है चुनाव होना। जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर चुनाव निश्चित होंगे। तो लोकतंत्र और चुनाव आपस में जुड़े हुए हैं। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे चुनाव है, और जहाँ पे चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र है। दोनों के अभाव में लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था उसके उदाहरणों का प्रयोग हमें करना चाहिए। कैसे उदाहरण भी? तो हमारा पहला प्रश्न हमें एक लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते, अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोकतंत्र में सभी लोग, सभी के सभी 135 करोड़ लोग हैं, वो हमारे लोकतंत्र में भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए चुनाव जरूरी हो जाता है। और जब हम भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव में चला जाता है। तो हमारा ध्यान वो पिछले चुनाव पर जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने तरीके हो गए हैं। आज जो चुनाव है वो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होते हैं। देखते हैं हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। तो हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जहाँ पर स्विट्जरलैंड में, इसको आप लिख लेना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है बच्चों? स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर जनता सीधे अपने एक जगह बैठती है, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे करती है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है उनको उन्हें अपने समय से पहले हटाने का अधिकार है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने के सीधे भाग लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ पर क्या होता है? लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं, और वर्तमान में
स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्राचीन यूनान में जो नगर राज्य थे, एथेंस था, स्पार्टा था, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण प्राचीन यूनान और वर्तमान में स्विट्जरलैंड है। तो प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव है वो सीधे करती है। जनता है वो प्रतिनिधियों का चुनाव एक जगह बैठकर करती है और अपने प्रतिनिधियों को 5 वर्ष से पहले हटाने का या उन्हें वापस बुलाने का या रिकॉल करने का भी उन्हें अधिकार है। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। जब लाखों और करोड़ों लोग निर्णय लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाखों और करोड़ों लोग हैं वो एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते और एक जगह बैठकर निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए लाखों और करोड़ों लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो हमने देखा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो हमारा सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने माने उदाहरण है। बिल्कुल है। हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे भाग लेती है, सीधे निर्णय करती है, सीधे सामूहिकता के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से सीधे किया जाता है, जिसमें निर्णय हो वो जनता स्वयं करती है, निर्णय जनता है वो स्वतः लेती है। जैसे कि प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य थे, इनमें 2 नगर राज्य प्रसिद्ध रहे हैं, जिनमें एक का नाम एथेंस था और एक का नाम स्पार्टा था। तो प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य थे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। तो प्राचीन जो यूनान था उसके प्राचीन यूनान में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती थी, क्योंकि यूनान की आबादी इतनी अधिक नहीं थी। वहाँ पर लोग हैं वो एक जगह एकत्रित होते थे, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे और अपने कार्य करवाते थे। यदि प्रतिनिधि जनता की मांगों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाता था तो जनता को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार था। अनेक देशों में जो स्थानीय सरकारें, खास तौर पर ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ही उदाहरण है, निकटतम उदाहरण है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जैसे हमारे देश में भी ग्राम सभा है, जिसमें जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की है वो निकटतम उदाहरण है। लेकिन जब आबादी लाखों और करोड़ों में हो तो निर्णय करना हो तो इस प्रकार निर्णय वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव नहीं है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है। तो जनता के शासन, जहाँ पे मतदाताओं की संख्या लाखों और करोड़ों में हो, वहाँ पे जनता एक जगह नहीं बैठ सकती और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे नहीं कर सकती। इसलिए जनता है वो वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और इस प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वोट के माध्यम से चुनते हैं, जो देश के शासन और प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, जो देश के शासन और प्रशासन में भूमिका निभाती है। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि का चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं, देश का शासन और प्रशासन चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ऐसे प्रतिनिधियों की चुनने की विधि को हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करे, जनता सीधा वोट डाले और जनता शासकीय कार्यों में हिस्सा ले। इस प्रक्रिया को, अपने प्रतिनिधियों की चुनने की प्रक्रिया को निर्वाचन या चुनाव कहते हैं। भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक 5 वर्ष बाद में एमएलए के, एमपी के, ग्राम पंचायतों के चुनाव होते रहते हैं, नगर पालिका के चुनाव है वो होते रहते हैं। इसलिए
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जनता प्रशासन चलाने में भाग लेती है, उस प्रणाली को हम निर्वाचन कहते हैं, उस व्यवस्था को हम निर्वाचन कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की भूमिका सीमित होती है। वे उन नीतियों का निर्माण में सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक क्या करते हैं? नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शामिल होते हैं। तो जनता है वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासन की नीतियों का निर्धारण करती है। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं या किए जाते हैं, उसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर प्रतिनिधित्व का तरीका है वो महत्वपूर्ण है, उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है वो शासन और प्रशासन चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन्हें प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने, प्रशासन चलाने में नागरिकों की भूमिका महती भूमिका है। वो अपने नीतियों का निर्माण करते हैं। नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शामिल होते हैं। जिसमें सभी प्रमुख निर्णय है वो निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लिए जाते हैं। जिसमें सारे निर्णय है वो निर्वाचित प्रतिनिधि ही करती हैं। उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे जो देश है वो जो गैर लोकतांत्रिक देश है उनमें भी नाम के चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए आतुर होते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखा जाता है कि वहाँ पर सेना है वो बहुत शासन में पकड़ रहती है, प्रशासन में पकड़ रखती है, इसलिए वो क्या करती है, जो सेनाध्यक्ष होता है वो कई बार है वो राष्ट्रपति बन जाता है और राष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन करता है जिसमें सीमित प्रतिनिधित्व के आधार पर उसे राष्ट्रपति चुना जाता है। तो बहुत सारे जो गैर लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे भी चुनाव होते हैं। जैसे पाकिस्तान वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहता है। हमेशा से वो साबित करना चाहता है कि वो लोकतांत्रिक है, इसलिए वह क्या करता है, चुनाव कराता है। इसके लिए वे चुनाव को ढोंग करती है, चुनाव का एक तरीके से दिखावा करती है और जिससे कि उन्हें शासन का कोई खतरा नहीं हो। जैसे परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान में सेनाध्यक्ष भी रहे थे और राष्ट्रपति भी बने थे। तो क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन कौन सी ऐसी बात लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनाव की लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न करना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा चुनाव को हम लोकतांत्रिक कहेंगे, कौन से चुनाव को गैर लोकतांत्रिक कहेंगे? तो जिसमें जनता को वोट डालने का सीमित अधिकार हो, जहाँ पर सेनाध्यक्ष गैर कानूनी ढंग से लोकतांत्रिक प्रशासन पर, लोकतांत्रिक पदों पर कब्जा कर ले और अपने पद को बरकरार रखे, उस चुनाव को हम गैर लोकतांत्रिक कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर जहाँ पर 5 वर्ष के दौरान नियमित रूप से चुनाव होते हैं, जैसे भारत में, अमेरिका में 4 वर्ष से चुनाव होते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब के सब लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पर चुनाव है वो नियत समय पर, निश्चित समय पर 5 वर्ष के पश्चात या 4 वर्ष के पश्चात होता है। भारत में MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक कहते हैं, MP जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं, या ग्राम पंचायत जिसमें हम सरपंच का चुनाव, या नगर पालिका जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, वो लोकतांत्रिक प्रणाली से होता है, वो नियमित होता है, जिसमें सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, उस क्षेत्र के निवासियों को वोट देने का अधिकार है, वो होता है। तो हम सभी लोकतांत्रिक चुनाव को सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं हो सकते, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में जो गैर लोकतांत्रिक शासक होते हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक साबित करने की हमेशा कोशिश करते हैं। उनका यही प्रयास रहता है कि वो अपने आप को
लोकतांत्रिक सिद्ध कर सके। तो ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक देशों के हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में चुनाव है वो कई बार लोकतांत्रिक होते हैं, कई बार गैर लोकतांत्रिक होते हैं। और पाकिस्तान का इतिहास है वो सैनिकों का इतिहास रहा है, जहाँ पर सेनाध्यक्ष ने जबरन राष्ट्रपति का पद है वो ग्रहण कर लिया और नाममात्र के ढोंग के रूप में चुनाव कराए और अपनी सत्ता को मजबूत है वो कर लिया। तो हम पाकिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं, जिन्हें हम गैर लोकतांत्रिक, या चीन के उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, जहाँ पर किसी दूसरे दल को, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल, किसी दूसरे संगठन, किसी दूसरे मत को वोट देने का अधिकार है ही नहीं। जबकि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ समय पर, निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव अपने नियत समय पर होती हैं। तो भारत हमारा लोकतांत्रिक इतना विशाल देश होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर नियत समय पर, निश्चित काल पर चुनाव का आयोजन कराया जाता है, निश्चित समय पर चुनाव होते हैं और चुनावी प्रक्रिया के द्वारा हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इसके अलावा सरपंच, पंच, प्रधान, जिला प्रमुख का चुनाव है वो, या नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, नगर निगम में महापौर, उप महापौर का चुनाव है वो होता है। अभी रतनगढ़ में आपको पता है नवंबर के महीने में नगर पालिका के चुनाव है वो प्रस्तावित है। अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव भी आपने देखे हैं, तो नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव वो निर्धारित 5 वर्ष के पश्चात होने निश्चित है। हमारे देश में चुनाव की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जो जिस प्रक्रिया के हिसाब से हमारे देश में चुनाव है वो संपन्न कराया जाता है। तो जैसा मैंने आपको अंडरलाइन कराया है, इसको आपको लिखना है, याद करना है, इसको फेयर कॉपी में आपको उतारना है, पाठ नंबर 3 आपको शुरू कर देना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।